हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और आपका अपना यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। हमारी आवाज़ थोड़ा हल्का है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे वॉइस क्वालिटी थोड़ा कम है, लेकिन नॉलेज तो है। उस नॉलेज के सहारे ही सही आपको हेल्प करने के लिए मैं एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आता हूँ मैं डायरेक्ट टॉपिक पे। देखिए, ये जो हेडलाइन लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए। क्लास 11th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ सॉल्यूशंस पार्ट 3 है, ठीक है। और ये लिखा हुआ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल, ठीक है। हमारा चैनल तो आपको पास होगा ही। तो यही है आज का वीडियो का मेन सीरीज। हम लोग 2 वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग अपलोड करेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में करेंगे क्या, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 आज हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो इसी को, है ना, आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होता है हमेशा की तरह, है ना। कोशिश करेंगे आज हम जहाँ तक हो सके कर लें। चलो सबसे पहले इसे मिटाया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने मैं पहले लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 21, ठीक है। क्या है? द नंबर ऑफ टर्म्स, द number of terms in the expansion of x square minus 2 plus 1 by x square power n is option A 2n plus 1, option B 2n minus 1, option C n plus 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए, यही क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर होल पावर एन इज ऑप्शन ए 2n प्लस 1, ऑप्शन बी 2n माइनस 1, ऑप्शन सी n प्लस 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग को सोचना क्या होगा, ये जो चैप्टर है वो कहाँ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, एनसीईआरटी। देखिए क्लास, है ना, जो 11 में कौन सा बुक है? एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी जो बुक है ना, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये जो चैप्टर है इसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है वो जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर के बारे में विस्तार से आपको, है ना, ये वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आपको टेक्निक बताया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आसान है क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। मतलब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना टर्म्स आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा एक थ्योरम होता है, जैसे x प्लस 1 का पावर अगर n रहता है, ये बाइनोमियल है,
बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो पद होता है, यानी दो ठो टर्म्स होगा, एक टर्म्स और दो टर्म्स, टोटल टू टर्म्स हो गया। तो अगर कोई भी चीज़ अगर x प्लस ए का होल पावर n में लिखा जा सकता, तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो होता है कितना, n प्लस वन, यानी ये जो पावर है ना इससे एक ज़्यादा होता है, ये रूल्स है। इफ एनी binomial terms can be written in the form of x plus a whole power n, then the number of terms after expansion we got n plus वन। मतलब उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको n प्लस वन टर्म्स मिलेगा, है ना, यही इसका रूल्स है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और से समझते हैं कैसे होता है ना। जैसे सपोज अगर x का पावर x प्लस ए का पावर 0 है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 1 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 1 आया। x प्लस ए का पावर अगर हम 1 करते हैं तो ये x प्लस ए आता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें देखिए 2 आया, मतलब जितना पावर है उससे एक ज़्यादा आया, है ना, मतलब पावर, है ना, पावर प्लस वन टर्म्स आ रहा है, पावर प्लस वन टर्म्स। फिर देखते हैं x प्लस ए का पावर अगर 2 रहता, इसको एक्सपेंड करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस क्या आता, ए स्क्वायर आता। इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, नंबर ऑफ टर्म्स इसका 3 आया, मतलब ये कितना आया, तो पावर प्लस वन आ रहा है ना, मतलब 2 प्लस वन आ रहा है। पावर प्लस वन कहने का मतलब 2 प्लस वन आ रहा है। ठीक है, एक और एक्सपेंड करके देख लो, थोड़ा सा समझ में और आ जाएगा। x प्लस ए का होल क्यूब, है ना, देख तो ये होता है x क्यूब प्लस 3 स्क्वायर ए प्लस 3 ए स्क्वायर और लास्ट में ए क्यूब आता है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 1 2 3 4 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये आ गया आपका 4। 4 का मतलब हो गया 3 प्लस वन, 3 का मतलब हो गया पावर है इसका 3, तो पावर प्लस वन आ गया ना। यही चीज़ समझना, मेन आपको फोकस करना है कि पावर प्लस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर किसी भी टर्म्स के इस टर्म्स में लिख सके तो अब देखो यहाँ पर जो है आपका इस तरह से दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इधर भी जगह है तो यहाँ से समझ में आपको ज़्यादा आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है -2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा है, और इसका होल पावर क्या है, n है। तो अगर हम इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2, इसको कर देते x, इसको कर देते 1 बाय एक्स, और ये हो जाएगा 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर दे। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, x माइनस 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना है, इसका पावर n है। तो अगला बार जो होगा x माइनस 1 बाय एक्स का पावर हो जाएगा 2n, बस। तो x माइनस 1 बाय एक्स का पावर 2n हो गया। तो पावर कितना है, पावर आया 2n, ये बाइनोमियल है, ये पावर आ गया 2n, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 2n प्लस 1 होगा। तो नंबर ऑफ, है ना, टर्म्स ये क्या हो जाएगा आपका 2n प्लस 1। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो आपका ये ऑप्शन ए जो है वो सही है, 2n प्लस 1 जो है वो सही है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बस छोटा सा ट्रिक लगा, आराम से बन गया, और ये छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगा। मतलब कहीं भी इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला बात नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर छोटा सा मेहनत है, वो कर दिए, क्वेश्चन आपका मात्र 1 मिनट के अंदर में बन जाता है। ठीक है, तो बच्चे लोग पहले आप इसको उतार लीजिए। अगर मेरा लेटर आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो YouTube में फैसिलिटी है जूम करने का, जूम करके देख लीजिएगा, दिख जाएगा। या तो फिर आप जो पिक्चर क्वालिटी होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, एडवांस कर लीजिएगा, है ना, 144 से बढ़ जाए 320 720, है ना, 1080, इस तरह करके जो है कोई भी जिसमें आपको ये सही सही दिखे वो वाला आप वीडियो क्वालिटी लागू कर लीजिएगा, 1K 4K 2K जो भी होता है। ठीक है, चलिए तो पहले आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना, उसके बाद मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखिए तो देखिए
क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 21 हम बोर्ड में एकदम साफ कर दिए, इरेज कर दिए, है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 22 पहले लिख दिया हूँ थोड़ा सा बढ़िया से। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x होल पावर 12 इज ऑप्शन ए 495, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 110 दैट इज 110 एंड ना ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस जो है ये बार बार आपका हर क्वेश्चन में आ जाता है ना। कोई उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के लेके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं आपका कि ये क्वेश्चन है कैसा। द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12 मतलब x पावर जो 12 है उसका जो गुणांक होगा वो इसका एक्सपेंशन में वो कितना होगा, 495 होगा, 66 होगा, 110 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन फिर से आपको बाइनोमियल थ्योरम से ही जुड़ा हुआ है ना। तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी बुक में जो बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसको एक बार आप ज़रूर ओपन कर लें और देखें कि ये क्वेश्चन जो है उसमें कहाँ पर है, ठीक है। तो बनता कैसे है ये जो क्वेश्चन है, जब भी आपको एक्सपेंशन का कोफिशिएंट की बातें करें तो आपको जनरल टर्म से चलना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो बनाते हैं इसको, तब समझ में आएगा। सॉल्यूशन करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का पावर है 12 है गिवन। तो हम एज्यूम मान लेंगे कि मेरा जो जनरल टर्म है वो x पावर 12 कंटेन करता है, ठीक है। तो लेट टी आर प्लस 1 बी द टर्म है ना विच कंटेन क्या x का पावर 12। मतलब जनरल टर्म ये है जिसका जो एक्सपेंशन है वो x पावर 12 कंटेन करेगा, मतलब उसमें x पावर 12 जो होगा, ठीक है। तो चलिए जनरल टर्म निकालते हैं। टी आर प्लस 1 फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर है ना, फर्स्ट टर्म जो भी होगा है ना, यहाँ लिखिएगा फर्स्ट टर्म का पावर दोनों का डिफरेंस है ना n माइनस आर, और जो सेकेंड टर्म होगा सेकेंड टर्म इसको आप यहाँ पे r लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, r यहाँ लिखे है ना, इसको उधर भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हो जाता है। हम ऐसे करके देखते हैं। अब मेरे केस में n कितना है, n है मेरा है ना, n कितना है मेरा 12 है। फर्स्ट टर्म कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म आपका हो गया एक्स स्क्वायर है ना, और सेकेंड टर्म कितना है, तो सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा 1/x दैट इज x का पावर -1, ठीक है। इसको चलते हैं। तो अब n कितना है लिखते हैं 12 सी, r हमको पता नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का पावर n-1 यानी 12 - r। सेकेंड टर्म कितना है 1/x, और इसका पावर हो गया r हमको पता नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 CR x का पावर इसको इंटू कर देंगे तो 22 इंटू 12 माइनस r इंटू एक्स का पावर -r, ठीक है। 12 CR x का पावर हो जाएगा 12 टू जा 24 माइनस 2r, 24 माइनस 2r, और ये हो जाएगा -r। 12 CR x का पावर 24 माइनस 3r, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग बोले कि ये जो है x का पावर कितना कंटेन करना चाहिए, 12 कंटेन करना चाहिए, लेकिन मेरा x का पावर 24 माइनस 3r कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये जो 24 माइनस 3r है वो कहीं ना कहीं 12 होगा। बट इन आवर केस है ना क्या होगा, तो 24 माइनस 3r जो होगा वो होगा 12 के इक्वल है ना। तो 24 माइनस 12 हो जाएगा आपका 3r। तो 24 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 12 इजकल टू 3r। अब 3 कट गया 4 टाइम्स में है ना, तो r का वैल्यू जो हो गया कितना आ गया 4 आ गया। मतलब अगर हमको x पावर 12 बनाना है तो r का वैल्यू को कितना रखना होगा, 4 रखना होगा, ठीक है, 4 रखना होगा। अब चलिए थोड़ा सा यहीं पे बना देते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, r की जगह पे 4 रखना है। तो अब यहाँ लिखेंगे नाउ
है ना। नाउ क्या, टी आर प्लस 1 मतलब क्या, 4 + 1 क्या हो जाएगा, ये 12c4 और ये हो जाएगा x का पावर 12। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाला जो टर्म दिख रहा है यही आपका क्या है, कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट है। इसका मतलब हमसे पूछा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12। ये है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12 है ना, x का पावर 12 का कोफिशिएंट हो गया ये, यही मेरा आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया मेरा, आंसर इज है ना 12c4। अब 12c4 को आपको सॉल्यूशन करना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 नीचे है तो 4 बार जाएंगे, 12 फिर 11 फिर 10 और उसके बाद 9। 4 है तो 4 बार घटिए, तो 12 11 10 9 4 हो गया। अब फिर 4 से 1 तक जाइए, 4 × 3 × 2 × 1 अब कटेगा। 4 और 3 को मिला देंगे, ये कट जाएगा। 2 से ये आपका 5 बार में कट जाएगा। तो क्या आया, 11 और 9 × 5 = 45। गुना कर देंगे तो 45 से कम 45 और 45 और 4 49, तो 495। 495 कौन सा है भैया, ऑप्शन ए सही हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो लगभग सही हो जाता है। पता नहीं इस बार का क्वेश्चन कैसा सेट किया था कि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपको गोल कर देना था। चलिए, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट पर आधारित है। तो आपको कंसेप्ट में हो सकता है कठिनाई हो, क्योंकि आपने बाइनोमियल चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो और बने रहिए हमारा चैनल में, आने वाला जितने भी वीडियो होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे, क्वेश्चन वाइज होंगे, है ना। मैं अपनी तरह से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको 11th 12th ग्रेजुएशन के मैथ ऑनर्स के बच्चे लोग को काफ़ी हेल्प होने वाला है। और धीरे धीरे करके मैं उसको पीजी लेवल तक ले जाऊंगा। मतलब स्टार्ट होगा आपका, देखिए क्या क्या, 9 10 11 12 ग्रेजुएशन, है ना, एमएससी और जेईई मेंस और एडवांस भी होगा। ठीक है, सारा का सारा जो मटेरियल्स है आपका मैं यूट्यूब में धीरे धीरे करके डालूंगा। टाइम का थोड़ा अभाव है इस वजह से, है ना, अदरवाइज जो है चैप्टर्स में धीरे धीरे करके डाल ही दूंगा। मेरा पूरा फोकस है सबसे ज़्यादा क्लास 12th के बच्चे और 11th के बच्चे पे, है ना, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के क्रांतिकारी साबित होते हैं। अगर एक सही रास्ता मिल जाए, सही इंजीनियरिंग का कोई कॉलेज सेलेक्ट हो जाए, है ना, जी मेंस क्वालिफाई हो जाए, है ना, तो इस तरह से। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए तब तक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग लिख लिए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर numbers x - 2, x, x + 3 are in GP, ऑप्शन ए x = 6, ऑप्शन बी x = 0 और x = 1, ऑप्शन सी x = 1 और x = -6, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का किस वैल्यू के लिए द नंबर x - 2, x और x + 3 आर इन जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑप्शन ए x का वैल्यू 6 होगा, ऑप्शन बी x का 2 वैल्यू होगा, 0 और 1, सी में भी 2 वैल्यू होगा, 1 और -6, या इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कैसे बनाए, जो
चैप्टर कौन सा है? जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी, जीपी बोले तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION, प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बहुत सारा चीज़ होता है ना, लेकिन उसमें से हमको ध्यान किस पर देना है? 3 ठो नंबर है और उसमें वो जीपी में है, तो कोई भी 3 नंबर जीपी में होगा। कब होगा? तो यहाँ छोटा सा नोट करके, यानी की कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा। की कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या है भाई? देखो, ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो इसका रेशियो सेम होगा, यानी बी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए, या इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, बी बाई ए इजकल टू सी बाई बी, सी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू ए इंटू सी। ये शर्त है जीपी में जाने के लिए। यानी मिडिल वाला का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट का जब इक्वल हो जाएगा तब जाके वो जीपी में होगा। ये तो बोला है ना जीपी में है, इसका मतलब क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को इंटू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव किया जाए। यहाँ से सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगना नहीं है ना। तो लिखेंगे सिंस x माइनस 2 x प्लस 3 आर इन जीपी, तो अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा? बीच वाला का स्क्वायर, मिडिल का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों का, यानी फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट का क्या होगा? इक्वल होगा। अभी जस्ट यहाँ पे हम दिखाए हैं कि मिडिल का प्रोडक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 और -2 हो जाएगा +1, यानी एक्स और -6। एक्स स्क्वायर कट गया आपका, तो एक्स का वैल्यू जो है आपका कितना आया? 6 आया। कितना आया भैया? 6 आया। फिर से ऑप्शन ए सही हो गया। क्या बात है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2024 में जो जैक बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा सारा ऑप्शन ए ही हिट हो रहा है। जैक में, जैक बोर्ड याद रखिएगा, जैक बोर्ड जो 2024 में जो क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन आया है, इसी का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो देखिए इसका आंसर फिर से यही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग पहले लिखिए, वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक दीजिएगा। रोकने के बाद ये सारा बातें को एकदम अच्छा से आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसके बाद जो है फिर आप क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आगे बढ़िए। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे और उसका सॉल्यूशन भी लिख लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का, 23 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एकदम आपको बोर्ड पे मैं पहले से थोड़ा लिख दिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था तो मैं पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लिया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस तरह से है। इफ 5th and 8th terms of a GP are 48 and 384 respectively, then the common ratio of the GP will be 2, option A 2, option B 3, option C 5, option D none of this। क्वेश्चन जो है ये आपका जीपी से रिलेटेड है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ये आपके एनसीईआरटी का एक चैप्टर है ना, जिसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसके बाद सम स्पेशल सीरीज भी है, तो आप लोग थोड़ा सा फिर से मैं बता रहा हूँ, वही बातें रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर को ओपन करें और देखें कि क्या क्या इसमें अच्छी अच्छी कंसेप्ट है ना। क्योंकि आई नो दैट कि बुक से बड़ा कोई समुद्र नहीं, यानी किताब ही वो समुद्र है जहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान होता है। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको बुक पे जाना ही होगा। ठीक है, हम लोग तो बस एक माध्यम है ताकि आपकी बुक
का जो कंटेंट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। टीचर कुछ नहीं होता है बेटा, वो सिर्फ एक मीडिएटर होता है या मीडियम होता है स्टूडेंट और बुक्स के बीच का जो प्रॉब्लम्स है उसको आसान करने का। ठीक है, बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5th और 8th मतलब 5वां और 8वां टर्म जो है वो दिया हुआ है जीपी का। तो ये जो टर्म दिया हुआ है मतलब जनरल टर्म की बातें कर रहा है, तो आपको पहले समझना क्या होगा कि जनरल टर्म ऑफ जीपी मतलब आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट में आइए, पहले की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है, इसको हम लोग TR+1 कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है A × R⁻n-1। TR+1 नहीं, TR डायरेक्ट कहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो TR मतलब जनरल टर्म होगा A × R⁻n-1 होता है। किसके लिए, जहाँ पर A क्या है, A है मेरा फर्स्ट टर्म और R जो है वो क्या है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म के बगैर किसी टर्म्स का कल्पना करना असंभव है। और जब बातें कर रहा 5वां टर्म 8वां टर्म मतलब उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो चाहिए ही चाहिए। तो चलो बच्चों पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन में आते हैं। लेट क्या कि ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो मेरा क्या है, कॉमन रेशियो, RATIO रेशियो, कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं। हमको दिया हुआ T5 कितना दिया हुआ है, T5 48 दिया हुआ है और एक T8 दिया हुआ है। T8 कितना दिया हुआ है, 384 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, A का पावर R ARN-1 मतलब 5 - 1 n ये हो गया ना, RN, अच्छा सॉरी ये NR नहीं होगा, ये TN होगा, TN। तो n-1 मतलब हो गया ये 5 - 1 = 48 और ये हो जाएगा AR 8 - 1 384। A = R का पावर 4 48, ये आएगा A का पावर R⁻7 = 384। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉमन रेशियो चाहिए ना। कॉमन रेशियो मतलब R चाहिए। R चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक कट जाएगा तो R ही बचेगा ना। तो डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा AR का पावर 7 और इसका हो जाएगा AR का पावर 4, ये हो जाएगा 384 और बाय 48। A से A कैंसिल हो गया, R का पावर 7 में से 4 माइनस हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 48 के टेबल में आता है। तो 8 के टेबल में 4 कितने बार हो गया, काटना पड़ेगा छोटे से। तो ये भी 4 से कटे, ये भी 4 से कटे, 4 से इसको काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 से काटिए तो 4 9 जा और 2 और 4 24 तो 4 6 जा। ठीक है, अभी कितना बार में कटेगा, 12 से कट जाएगा क्या, हाँ 8 बार में कट जा रहा है, 8 बार में। तो ये आ गया आपका 8। कैंसिल अपने से भी कर लेना, हम तो अपने हिसाब से कर दिए। 7 में 4 गया तो बचा 3 और ये हो जाएगा 2 का पावर 3। देखो ये और ये हट जाएगा तो R का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2। R का वैल्यू कितना आ गया, 2। देखिए फिर से ऑप्शन ए हिट कर रहा है, क्या बात है। हम बड़ा सरप्राइज है कि हर ऑप्शन ए ही क्यों हो जा रहा है, कोई और ऑप्शन ज़्यादा हो नहीं रहा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन ए से ही बन जा रहा है। देखिए ये सब कैलकुलेशंस है ना, इसको आप अच्छा से भी कर सकते हैं, है ना। ये जो काटने वाला काम किए हैं ये बच्चा वाला काम है ना। इसको अगर आपको दिक्कत होगा तो आप इधर से भी काट सकते हैं, जैसे 48 हो गया है ना और 384 हो गया, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो भी बन जाएगा, है ना। तो पहले इसको काटिएगा, तो सीधे 8 बार में चला जाता है ये, है ना। तो 8 करके देखते हैं ना, 8 8 64 8 32 32 और अच्छे 38 हो ही जाता है।
तो ये आपका कट जा रहा है, यानी 8 बार में ऐसे भी कट जाता है। तो डिवाइड करके आप काट सकते हैं, जैसा आपको सुविधा होगा काट लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। एक और तरीका है इसको काटने का, देखिए 384 है ना, और बाई ये कितना 48 है। तो आप सोचिए कि इस 8 में ये 4 कब आता है, कितना बार में आता है। तो 8 का टेबल करेंगे तो 8 का हम करेंगे 3 बार में तो 24 आ रहा है, तो लास्ट में 4 आ रहा है। लेकिन जब हम 4 को 3 से करें तो 24 नहीं हो रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट पे काम नहीं होगा। फिर 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आ रहा, नहीं ये आ जा रहा है। तो फिर 4 6 24, फिर 4 को भी 8 से करेंगे तो 4 32, 32 और 6 हो जाता है 38। तो इसको यहाँ तक पहुँचने में हमने क्या किया, 8 बार गुना किया, तो इसको भी 8 बार गुना करने से ये कट जाता है। तो इस तरह से कट गया। डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप, ये तो आप पे डिपेंड करता है। चलिए तो क्वेश्चन को पहले लिखिए, आप लिखिए मजे मजे में, क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 25 कराएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ अर्थमेटिक मीन, ए मतलब अर्थमेटिक मीन एंड GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स of two numbers is 10 and 8 respectively, the numbers will be ऑप्शन ए 4,16, ऑप्शन बी 8,10, ऑप्शन सी 12,18 और ऑप्शन डी सेम वही चीज, नन ऑफ दीज। बार बार आ रहा है, हर क्वेश्चन में आ रहा है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी बुक हो गया नन ऑफ दीज के लिए। If arithmetic mean and geometric mean of two numbers is 10 and 8 respectively, the numbers will be 4,16, option B 8,10, option C 12,18, and now option D none of these। फिर से देखिए चलो क्वेश्चन कहाँ आया, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में आया, है ना। इफ अर्थमेटिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन, तो ये मीन अर्थमेटिक का ज्योमेट्रिक मतलब चैप्टर वही तुम्हारा हो गया, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, की कॉन्सेप्ट समझिए। की कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, इफ A, B and C are in AP, then arithmetic mean is equal to A plus C by 2। ये होता है, कैसे देखा जाए, मतलब ऐसे समझिए कि अर्थमेटिक मीन है, एपी में है, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। तो बी माइनस सी मतलब 2b जो है आपका ए प्लस सी होगा। तो b कितना हो गया मेरा, ए प्लस सी बाय 2 हो गया, यानी b ही जो होता है यही कहलाता है आपका अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो हो गया आपका ए प्लस सी बाय 2, ठीक है। फिर कंसेप्ट अगर 2 समझे सेकंड में कि इफ, है ना, ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या हो जाएगा, b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी,
अगेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, हमको बी चाहिए तो बी इजकल टू अंडर रूट क्या होगा, ए सी होगा। अब बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हो जाएगा ए और ए इंटू सी अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है तो हमको नंबर कौन कौन सा चाहिए होगा, नंबर है ना, मतलब ए और सी का वैल्यू निकालना है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, देन द नंबर्स विल भी क्या होगा, तो वो जो नंबर है ए और सी क्या होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, ए और सी ही निकालना है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, है ना, लिखना ही होगा आपको, लिखने के बाद जो है आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको लिखिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो सॉल्यूशन की ओर मूव कर जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग को दिया हुआ क्या है, अर्थमेटिक मीन जो है वो दिया हुआ है कितना 10, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, 8 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे हो गया क्या, रूट ए सी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 20, और यहाँ पर जगह रूट ए सी है तो ए सी जो है वो आपका आ गया 64, 64 है ना, स्क्वायर हो जाएगा इसका 64। तो इसको नंबर 1 कर देंगे, इसको नंबर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, है ना, इसको मिटा दिया। अब यहाँ से हमको ए और सी निकाल लेना है ना, तो सी क्या करेंगे, यहीं से सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 64 बाई ए होगा, इसको 3 कर दीजिए। अब इस वैल्यू को ए पे बैठा देते हैं, तो पुट सी इक्वल टू 64 बाई ए इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 बाई ए इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 64 बाई ए इज इक्वल टू 20, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20 ए 20। इसको मिटा देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो आपको 64 से 20 लाना है ना, तो आप एक काम करेंगे, पहले 64 पे करिएगा, तो 4 से ही करते हैं, 4 16 बार में जाएगा। देख 16 और 4 कम्बिनेशन 20 आ जा रहा है, आ जा रहा है ना, मतलब -16 माइनस 4 इज इक्वल टू आ जा रहा है -20, -16a माइनस 4a इज इक्वल टू -20a आ जा रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आपको जान लीजिए 16 और 4 ही होगा। 16 और 4 कहाँ, ऑप्शन ए ही है, तो ऑप्शन ए होगा, इसको बस बना दे रहे हैं। ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस 16 आएगा, 4 कॉमन लेंगे तो ए माइनस 16 आएगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो जा रहा है, मतलब सही हो गया फैक्टराइजेशन। तो ए माइनस 16 इंटू ए माइनस 4, तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू एक बार 16 आ जाएगा, और एक तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब वेन ए इज इक्वल टू 16, तो सी मेरा कितना हो जाएगा 64 बाय 16 होगा, मतलब 4 आ जाएगा। वेन ए का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो सी का वैल्यू 64 बाई 4 यानी 16 होगा। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, है ना, तो कॉम्बिनेशन हो गया, तो आंसर शुड बी, आंसर इज क्या 16,4 और 4,16। अगर आप पहला 16 लेते तो दूसरा 4 लेना होगा, और अगर पहला 4 लेते तो दूसरा 16 लेना होता। आपको ऑप्शन में देखिए 4 के साथ 4 के साथ 16 जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी कोई मतलब खास नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब सोचिए इस तरह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हम बोले थे कि अगर आपको 40 क्वेश्चन देता है तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो फटाक से बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जो आपका थोड़ा सा प्रीवियस वर्क करवाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था,
है ना। आसान था कैलकुलेशंस अलग बात है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा समय लगेगा इसको बनाने में। देखिए मैंने आपके सामने में बना के दिखाया तो इतना टाइम लगा, तो आप भी जब बनाइएगा तो आपको भी टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। और अगर हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो बीच बीच में जो है लाइक, कमेंट और शेयर करते चले जाइएगा। लेकिन आप लोगों से मेरा आग्रह है कि कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट में ना हमको ये पता चल जाता है कि हमको और कितना इम्प्रूव करना है। और आप कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ लाइक कर देते हैं, तो लाइक करने से ये समझ में नहीं आता है ना कि हमको सुधार क्या क्या करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरा खास रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हमारी जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर लिखें। मैं बड़ा उसको रीड करता हूँ कमेंट को, और अगर एज मच एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई भी करता हूँ। जल्दी से लिखिए इसे फटाफट। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग बना चुके होंगे और उसको लिख भी लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,1 एंड 5,-2 इज। ऑप्शन ए x + y - 3 = 0, ऑप्शन बी x + y + 3 = 0, ऑप्शन सी 5x + 3y + 2 = 0, और ना ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन इस तरह से है ना। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ये अगर दिमाग में बातें आ जाए तो उसको हम लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा है जो कि 2 पॉइंट से पास करता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे और स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, उसको एक बार आप पढ़ लेंगे। उस चैप्टर में जो सबसे आसान क्वेश्चन है, हमको लगता है यही है कि कोई इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करता है उसका बस एक इक्वेशन बना देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा। तो चलिए की कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। की कॉन्सेप्ट ब्रेन में आपका जब तक ये नहीं होगा आप इसको बना नहीं पाएंगे। तो एक पॉइंट हम लेते हैं, जनरल पॉइंट है x1, y1, एंड एक और पॉइंट है जिसका नाम है x2, y2। ये जनरल पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2 इज। क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 और x - x1। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आप इसको बना सकते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, y - y1 बाय y2 - y1, x - x1 बाय x2 - x1। जो भी आपको समझ में आए आपको आंसर बना लेना है। तो ज़्यादा बेटर कौन लग रहा है आप अपने से सेलेक्ट कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है। जो भी आपको अच्छा लगे वही ठीक है, हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बनाया जाए। सॉल्यूशन की ओर हम लोग मूव करते हैं। एक फिगर बना देते हैं, एक पॉइंट को हम यहाँ नोट कर देते हैं इस तरह से, इसको A से डिनोट कर देते हैं, इसको B से डिनोट कर देते हैं, 5, -2। ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका, x1, y1 ये है हमारा, और ये जो है वो आपका क्या है, x2, y2। यहाँ से आपको मैनेज कर लीजिए। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगा, y - y1। y1 मेरा कौन है, 1 है, तो y1 1 है, तो y - 1। फिर क्या है, y2 - y1, मतलब इसका ये और इसका ये, यानी -2 - 1, x2 - x1 यानी 5 और -2, 5 - 2, और उसका x - x1
यानी x माइनस x1 कौन है, 2 है। बस इसको अब सॉल्व कर देना है। तो y माइनस y1 ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, x माइनस 2, बहुत अच्छा, ये कट गया पूरा। y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2 हो गया, सबको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2। नाउ फाइनल आंसर इज x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से ऑप्शन ए ही आपका सही हो रहा है। तो क्या हुआ मेरे बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। तो देखें कितना आसान था, बस सिर्फ इस कंसेप्ट को आपको समझना था। ये कंसेप्ट जैसे ही आपका दिमाग में चला आया, ये क्वेश्चन बस उसी पर बैठा देना था, जस्ट पुट कर देना उसका वैल्यू, और ये आंसर आपका बन के तैयार हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग फटाफट लिखिए, और लिखने के बाद वीडियो को थोड़ा रोक दीजिएगा तभी लिख पाएंगे, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप जल्दी में हैं तो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग लिख लिए होंगे, उतार लिए होंगे उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपके बोर्ड पर फ्लैश कर रहा है, इसको एक बार पहले से नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो उसके बाद जो है सॉल्यूशन करने में आपको मज़ा आएगा, है ना। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन को पहले समझा जाए, क्वेश्चन कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस बातें को दिमाग में पहले लाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इस तरह से, इफ़ द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 प्लस के इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 is parallel to the line 3x plus y is equal to 0, then the value of k will be, ऑप्शन ए k का वैल्यू 1 होगा, ऑप्शन बी k का वैल्यू 4/7 होगा, ऑप्शन सी k का वैल्यू 7/4 होगा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। देख लीजिए, यही क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ नहीं है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, दो चीज़ होता है आपका स्ट्रेट लाइन में। जब आप स्ट्रेट लाइन जाएंगे, दो बातों को आपको समझना है कि पैरेलल होने का कंडीशन क्या होता है और परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल में इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन जब बेस्ट मेथड जो होता है वो बड़ा आसान होता है, वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो क्लास हम लोग 10th में पढ़े थे, है ना, कि दो लाइन आपस में पैरेलल होगा अगर उसका x1 का x का जो पहला कोफिशिएंट है a1, यानी a1/a2 जो है वो तुम्हारा b1/b2 होगा और c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। मतलब ऐसा समझिए कि हमारा लाइन ऐसा था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये पैरेलल कब होता है ना, पैरेलल के लिए, है ना, फॉर पैरेलल क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये शर्त होता है। ये क्लास 10th का कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग यही यूज करेंगे। एक और होता है, ये आपका क्लास 10 का कंसेप्ट है ना। और क्लास अगर 11 में जाए, क्लास 11 के लिए क्लास 11th के लिए होता है m1 इज इक्वल टू m2। मतलब ऐसा है कि दोनों का स्लोप जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये किसके लिए, पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए। और m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 होता है, किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, तो हम लोग को पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो इसके लिए करना क्या होगा, हमको पहले स्लोप निकालना होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग 10th वाला ही से चलेंगे, हमको तो बनाने से मतलब है। दोनों का स्लोप निकालो, उसके बाद फिर उसको इक्वल करो, उससे अच्छा है डायरेक्ट बनाया जाए। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। x माइनस वाई प्लस 2 के इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला लाइन है, इसको सॉल्व करना होगा हम लोग को। x माइनस वाई प्लस 2, ये हो जाएगा 2kx प्लस 3ky प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका x
के साथ के 1 + 2k इंटू एक्स प्लस -1 + 3k इंटू वाई प्लस 2 प्लस क्या आ गया 5 क्या आ गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन ये वाला लिख दीजिए 3x + y = 0। अब देखिए कोफिशिएंट ले लो तो फॉर पैरेलल क्या 1 + 2k बाय 3 = -1 + 3k बाय 1। बस इतना लेके चलना है, क्योंकि थर्ड हमको लेना नहीं है, दो को मतलब यही दोनों इक्वल है ना, इसी पे हमको काम चलाना है। थर्ड इक्वल है ही नहीं, देखो इसका नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको तो सोचना ही बेकार है। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1 + 2k -3 + 9k हो गया ये, तो 1 + 3 और 9k -2k हो गया, तो 3 1 4, तो इधर आ जाते हैं 4 = 9 में से 2 गया तो 7k आ गया, तो 4/7 = k आ गया, तो k का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 4/7 आ गया। तो देखिए 4/7 कहाँ है, चलिए बहुत देर के बाद ही सही ऑप्शन बी आया, ए से हटा और गाड़ी बी में शिफ्ट हो गया। चलिए बहुत देर के बाद ही सही ये आपका कोई ऑप्शन बी आया, कुछ नहीं था, बस इस छोटा सा कंसेप्ट का यूज किए, बस बन गया। कुछ नहीं था मेरे दोस्तों, कुछ नहीं था। मैथ्स बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ता है, बारीकी से पढ़िएगा सब कुछ समझ में आता है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। हम लोग करते क्या, छोटी छोटी वीडियो देखते हैं, है ना, शॉर्ट्स देखते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान जो होता है वो लॉन्ग वीडियो में ही होता है। इतना भी लंबा वीडियो नहीं हो जाना चाहिए कि आदमी का 2-4 घंटा किल हो जाना चाहिए। वीडियो का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, है ना, और कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा वीडियो ज़रूर होना चाहिए और मैक्सिमम 2 घंटा होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा का वीडियो बनाने में बहुत आसान होता है, लंबा टाइम लगता है, एनर्जी बहुत लगता है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको फटाफट कर रहे होंगे। तो एक काम कीजिए, पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 28 कराएंगे, 29 कराएंगे और 30 कराएंगे। उसके बाद जो है पार्ट 3 जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद एक और वीडियो डाल देंगे पार्ट 4, है ना। इस तरह से 4 पार्ट में आपका एक क्वेश्चन बैंक को हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है जैसे ही आप 4 पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, है ना, कि जो मॉडल पेपर है उसको भी एक बार हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इससे क्या होगा कि 1 बाय 1 आपको आइडिया आते चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट लिखिए। चलिए, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 27 आप लिख चुके होंगे, अच्छा से बना लिए होंगे, और इसी बीच में आपने हमारे चैनल को लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जितना हो सके कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो जो है लाता रहूं, है ना। मेरा हौसला थोड़ा आप बढ़ाइए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड whose x intercept is equal to y intercept। ऑप्शन ए है x + y = 7, ऑप्शन बी है x + y = 3, ऑप्शन सी है x - y = 2, और ना ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। फिर से आ गया, आते ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन फिर आपका स्ट्रेट लाइन से ही जुड़ा हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ये चैप्टर जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है जो कि पास करता है इस पॉइंट से, और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है आपस में इक्वल है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समझने का कि कॉन्सेप्ट। देखिए ये थोड़ा सा फिगर से आप समझिए, ये ओरिजिन हो गया 0 0, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और इस तरह के एक लाइन होता है, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट, और इस लाइन का इक्वेशन होता है x/a + y/b = 1। क्वेश्चन में है कि x इंटरसेप्ट, देखिए x इंटरसेप्ट
जिसको ए कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट जिसको हम बी कहते हैं, ठीक है। और ये मेरे इक्वेशन ऑफ लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है भाई, की कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले ये बातें आपका ब्रेन में होना चाहिए, बस इतना ही आपको ज़रूरत पड़ेगा और ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। कोई एक पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, है ना। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज, क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, x एक्सिस, y एक्सिस, ये मेरा लाइन, इसी लाइन को x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 कह देते हैं, है ना। ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा b है। यहाँ पर एक पॉइंट है, कौन सा, 3,4 एक तो पॉइंट है जिससे मेरा ये लाइन पास कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू बी, ए और जब b बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 हो गया, x प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 हो गया। तो x प्लस वाई जो है मेरा ए हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, 3,4 से। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, पहले आप लोग लिख लीजिए, है ना। इधर लग मिटाते हैं, ये बेकार हो गया अभी। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इसको भी मिटाना ही होगा, जगह नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो सिंस इक्वेशन 2 पासेस थ्रू कहाँ, 3,4, therefore put x is equal to 3 and y is equal to 4 in equation number 2। तो 2 में पुट करते हैं, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू हो गया 7। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा है। तो अब फिर से पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, फिर ऑप्शन यही आ जा रहा है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए तो यही आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 भी बन जाता है। क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। बस एक छोटा सा कंसेप्ट था, उस चीज़ को दिमाग में बस लाना था और धीरे धीरे करके उसको बना देना था, है ना। क्वेश्चन में कोई जान था नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप 28 फटाफट लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 बना चुके होंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 2 इजकल टू 0। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है -5, ऑप्शन सी है ब्रैकेट में 5, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल यानी ये चैप्टर है वो आपका सर्कल चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर से कहूँगा आप एनसीईआरटी में जाइए और चैप्टर जो सर्कल है उसको एक बार पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने से क्या होगा कि हमारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बिकॉज आई नो दैट कि दुनिया में सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वो एक किताब ही होता है ना। नो वन इज़ बेटर देन द फ्रेंड लाइक बुक। ओके, तो आप जाइए किताब से दोस्ती कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा।
टीचर तो बस एक माध्यम होता है किताब और बच्चे के बीच में जो समस्याएं होता है उसको हल करने के लिए। तो फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल का सेंटर चाहिए, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का हमको केंद्र चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट की ओर मूव करना होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट है आपके लिए की कॉन्सेप्ट। बार बार मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, मान लो मेरा इक्वेशन कैसा होता है, देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाए या x प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर y प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कुछ ऐसा अगर मान लो इक्वेशन लिखा जाता तो इसका सेंटर जो होता है ना, ये होता है माइनस ए कॉमा माइनस बी, और रेडियस जो होता है, रेडियस होता है वो आर होता है। और अगर इक्वेशन ऐसा लिखा जाता x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ऐसा रहता तो इसका जो सेंटर होता वो होता a कॉमा बी और रेडियस क्या होता आर होता। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, कैसा क्वेश्चन ढलता है, जिस जिस पैटर्न पे जाएगा आप आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इस पैटर्न पे लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस 10y, और इसको कर देते हैं 2 इधर, ए स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया b प्लस 4 का स्क्वायर, इसको करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 2 इधर कर देंगे 4 का स्क्वायर, इधर कर देंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा ले रहे हैं और यहाँ 5 का स्क्वायर, दोनों उधर बैलेंस कर दे रहे हैं। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 4 4 16 5 25 25। तो y माइनस 5 कर देते हैं, एक जैसा लगेगा। 16 2 18 18 और 25 कितना होता है, तो 5 6 11 11 2 13, 2 और 1 3 3 1 से मतलब 43 आ रहा है, 43 आ रहा है। खैर हमको रेडियस से कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमको पूछता तो इसको क्या करते हैं हम लोग, रूट 43 का स्क्वायर कर देते, तो इससे मेरा रेडियस निकल जाता। अब यहाँ से सेंटर निकल गया 4 कॉमा माइनस 5 है ना, और इसका रेडियस निकला कितना, तो सेंटर क्या निकला मेरा, सेंटर निकल गया 4 कॉमा माइनस 5 और रेडियस निकल गया मेरा रूट 43। लेकिन हमको ये देखना था, तो सेंटर कौन सा है, ये 4 कॉमा माइनस 5। इस तरह से आपका देख रहे हैं ना, इसका सेंटर जो है वो आसानी से निकल गया। तो इसमें करना क्या पड़ा हमको, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, इस पैटर्न पे हमको क्या करना पड़ा, उसको लाना पड़ा। इस पैटर्न पे जैसे उसको हम लेते आए, उसके बाद आसानी से इसका सेंटर जो है हम बता पाए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ द सर्कल। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों ने लिखा होगा, उसको कॉपी में बढ़िया से लिख लिख के बनाया भी होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द circle whose center is 2, 2 and passes through the point 4, 5. Option A, x square plus y square plus 4x plus 4y
-5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी, इसे नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए यही क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो यही है आपका। अब देखिए करना क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर find the equation of the circle whose center is 2, 2 and passes through the point 4, 5। और ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 5 इजकल टू 0। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0। और ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 27, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, यही चीज़ है। तो हम लोग बनाएंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, है ना, डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर सर्कल से ही जुड़ा हुआ है। तो सर्कल का भी जस्ट हमने बताया था कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर is a comma b and radius is r is क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, मेरा केस में सेंटर दिया हुआ है। सेंटर कितना दिया हुआ है? इन आवर केस सेंटर ए कॉमा बी, ये कितना दिया हुआ है, 2, 2। देयरफॉर अब मेरा इक्वेशन 1 जो है वो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 जो है वो आया इस तरह से। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, 4, 5 से पास कर रहा है। बट इक्वेशन 2 is passing through कहाँ से, 4, 5। देन क्या हो जाएगा, x का जगह पे 4 रखेंगे, पुट x इजकल टू 4, y इजकल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आ गया ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 4, 9 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 इजकल टू आर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसको वैल्यू रख देंगे फिर से इसमें, है ना। तो पुट आर स्क्वायर इजकल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 13। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर 2 2 जो 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इजकल टू 13। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 और 4 8 में से 13 गया तो मतलब माइनस प्लस 8 माइनस 13, तो 8 में से 13 घटाइएगा तो आ जाएगा 13 में 60 का तो 4 तो नहीं होता है, 13 में 60 कितना हो सकता है, 13 में से ऑप्शन में तो 5 और 8 5 13, हाँ 13 माइनस 5 आ रहा है, माइनस 5 यानी ये हो गया माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5। ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है, ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। 1 घंटा का आसपास वीडियो ज़रूर बन गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा लंबा वीडियो तो है लेकिन नॉलेजेबल है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा नहीं होगा तो आपको बातें समझ में नहीं आएगा, फटाफट फटाफट। तो देखें आप, ऑनलाइन के क्लासेस है लेकिन लगा ना कि ऑफलाइन जैसा, तो लीजिए ऑनलाइन में ऑफलाइन का मज़ा, यही मेरा डायलॉग है। ऑनलाइन में ऑफलाइन का मज़ा लीजिए, मतलब आप पढ़ेंगे ऑनलाइन लेकिन लगेगा कि जैसे मेरे सामने सर आके पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा वीडियो मैं वैसे बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो हमसे बहुत दूर हैं, है ना, जिनको हमारे ज्ञान का फ़ायदा नहीं हुआ है ना। मेरे वजह से बहुत सारे बच्चे जो बहुत आगे भविष्य में निकले हैं, है ना, उन्हीं लोग का मतलब बातों के माध्यम से ही मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, है ना, ताकि मेरे जितने भी इंजीनियर लोग हैं, जितने भी कुछ कुछ बच्चे साइंटिस्ट भी हैं, तो वो सारे बच्चे मुझे दिल से याद करते हैं, दिल से दुआ देते हैं, बोलते हैं कि सर आज आप ही के वजह से जो है मैं लाइफ में इतना आगे निकला हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तब क्या करना है, हमारा चैनल को थोड़ा शेयर भी कर देना है, लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो जय हिंद, जय भारत, है ना।